एग्रीकल्चरल साइंस की शुरुआत हम सबसे फंडामेंटल एलिमेंट से करेंगे, जो है सीड टेक्नोलॉजी। किसी भी क्रॉप का पोटेंशियल उसके सीड के जेनेटिक मेकअप में छुपा होता है। यहाँ स्लाइड के लेफ्ट साइड में देखिए, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीएम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हम वेट करते हैं कि ट्रेड्स नेचुरल तरीके से डेवलप हों, लेकिन ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में हम सीधा इंटरवेंशन करते हैं। हम स्पेसिफिक डिजायर्ड ट्रेड्स जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस या हर्बिसाइड टॉलरेंस के लिए जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म से निकालकर क्रॉप के डीएनए में इंसर्ट करते हैं। सिंपल है ना? अब इस प्रोसेस को समझने के लिए बीटी कॉटन मैकेनिज्म वाले विजुअल को ध्यान से देखिए। इसमें एक बैक्टीरियम है, बेसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसके पास क्राई 1AC जीन होता है। जब साइंटिस्ट इस जीन को कॉटन के सेल में इंसर्ट करते हैं, तो कॉटन का प्लांट खुद एक टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगता है। नोटिस कीजिए उस लार्वा को इमेज में। जैसे ही वो लार्वा प्लांट को खाता है, ये टॉक्सिक प्रोटीन उसके गट लाइनिंग को डिसॉल्व कर देता है और पेस्ट मर जाता है। करेक्ट। यही रीजन है कि बीटी कॉटन इंडिया का एकमात्र अप्रूव्ड कमर्शियल जीएम क्रॉप है, क्योंकि ये बोलवर्म के अगेंस्ट इफेक्टिव है। अब सवाल उठता है, क्या हम सिर्फ पेस्ट रेजिस्टेंस तक सीमित हैं? नो, बिल्कुल नहीं। राइट साइड में DMH11 हाइब्रिडाइजेशन का चार्ट देखिए। जीएम मस्टर्ड या DMH11 पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए नहीं, बल्कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए बनाया गया है, ताकि यील्ड बढ़ाई जा सके। देखो, मस्टर्ड एक सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप है, इसलिए उसका क्रॉस पॉलिनेशन कराना मुश्किल होता है। यहाँ बार्नेज बास्टार सिस्टम काम आता है। बार्नेज जीन मेल पार्ट को स्टेराइल कर देता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, और बास्टार जीन फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है ताकि अगली जनरेशन में सीड्स बन सके। गॉट इट? ये टेक्नोलॉजी फिलहाल रेगुलेटरी अप्रूवल के प्रोसेस में है। इन सब टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट कौन करता है? स्लाइड के बॉटम लेफ्ट में देखें, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो MOE-FFCC के अंडर आती है, वो एपेक्स बॉडी है। साथ ही सीड एक्ट 1966 क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करता है। बॉटम राइट में सीड मल्टीप्लिकेशन चेन का पिरामिड देखिए। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा न्यूक्लियस सीड जो 100% प्योर होता है, मल्टीप्लाई होकर ब्रीडर, फाउंडेशन और फाइनली सर्टिफाइड सीड बनता है, जो फार्मर्स तक पहुंचता है। सीड रिप्लेसमेंट रेट या SRR का डायरेक्ट कनेक्शन प्रोडक्टिविटी से है। जितना ज्यादा किसान सर्टिफाइड सीड्स यूज करेंगे बजाय फार्म सेव्ड सीड्स के, उतनी बेहतर प्रोडक्टिविटी होगी। सीड के बाद प्लांट ग्रोथ का दूसरा सबसे क्रिटिकल पिलर है न्यूट्रिशन यानी फर्टिलाइजर पॉलिसी। हमारी एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन है, जिसे हम न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस कहते हैं। स्लाइड के टॉप पर आइडियल वर्सेस एक्चुअल एनपीके रेशियो बार चार्ट को ध्यान से देखिए। साइंटिफिक एग्रीकल्चर के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का आइडियल रेशियो 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल यूजेज जो नीचे ग्रीन बार में दिखाया गया है, वो ऑलमोस्ट 8:3:1 तक स्क्यूड है, और पंजाब जैसे स्टेट्स में स्थिति और भी गंभीर है। सोचो जरा, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रूट कॉज है यूरिया सब्सिडी। क्योंकि यूरिया यानी नाइट्रोजन सस्ता मिलता है, किसान उसे डिस्प्रपोर्शनेटली यूज करते हैं, जिससे सॉइल हेल्थ खराब हो रही है और प्लांट्स वीक हो रहे हैं। इस एक्सेसिव नाइट्रोजन यूज को टैकल करने के लिए सरकार ने नीम कोटेड यूरिया या NCU इंट्रोड्यूस किया। NCU का मैकेनिज्म समझने के लिए मिडिल विजुअल सेक्शन को देखिए। लेफ्ट साइड में अनकोटेड यूरिया है। जब ये सॉइल में पड़ता है तो रैपिड हाइड्रोलिसिस होती है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन बहुत तेजी से रिलीज होता है, जिसे प्लांट अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और वो नाइट्रेट बनकर ग्राउंड वाटर में लीच हो जाता है या अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है। रिजल्ट, प्लांट रूट्स स्टार्व्ड रह जाती हैं और एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। अब राइट साइड में नीम कोटेड यूरिया को देखिए। यूरिया के दाने के ऊपर नीम ऑयल की एक लेयर है। नीम एक नेचुरल नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है। ये केमिकल प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे नाइट्रोजन धीरे धीरे रिलीज होता है, एग्जैक्टली वैसे जैसे क्रॉप को ग्रोथ के लिए चाहिए। मेक सेंस? इससे नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ती है और इंडस्ट्रियल डाइवर्जन भी रुकता है, क्योंकि नीम मिक्स्ड यूरिया फैक्ट्रीज में यूज नहीं हो सकता।
लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करें कि किस खेत में कितना फर्टिलाइजर चाहिए? इसके लिए बॉटम लेफ्ट में सॉइल हेल्थ कार्ड का सैंपल देखिए। ये स्कीम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को खत्म करती है। इस कार्ड में 12 पैरामीटर्स मैक्रो, माइक्रो और फिजिकल की जांच होती है। जैसे डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट देखकर दवाई देता है, वैसे ही एसएचसी बताता है कि आपकी मिट्टी में जिंक कम है या बोरॉन, और उसी हिसाब से डोजेज रेकमेंड की जाती है ताकि फर्टिलाइजर यूज रैशनलाइज हो सके और इनपुट कॉस्ट कम हो। जब फसल खेत में खड़ी होती है तो उसकी प्रोटेक्शन सबसे बड़ी चुनौती होती है। यहाँ हम पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट और उसके इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे। इंडिया एग्रोकेमिकल्स का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन हमारा कंजम्पशन पैटर्न बहुत डिस्टॉर्टेड है, स्पेशली कॉटन और पैडी में जहाँ केमिकल डिपेंडेंसी बहुत हाई है। इसका सबसे खतरनाक परिणाम है बायोमैग्निफिकेशन, जिसे समझने के लिए लेफ्ट साइड में दिया गया ट्रॉफिक पिरामिड देखिए। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है टॉक्सिन्स का फूड चेन में अक्यूमुलेट होना। जब हम खेत में पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो पानी और मिट्टी में डाइल्यूट फॉर्म में होता है, लो टॉक्सिन। इसे ज़ूप्लैंक्टन या इंसेक्ट्स खाते हैं, फिर उन्हें छोटी मछलियां या बर्ड्स खाते हैं। नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर जा रहे हैं, डॉट्स यानी टॉक्सिन्स की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ह्यूमंस या रैप्टर्स जो टॉप प्रेडेटर्स हैं, उनमें ये कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल टॉक्सिसिटी लेवल तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स अक्सर रेजिड्यू लेवल्स की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम। राइट साइड में जो आईपीएम स्ट्रैटेजी व्हील है, वो इस कॉन्सेप्ट का कोर है। आईपीएम का मतलब ये नहीं है कि केमिकल्स का यूज बिल्कुल बंद कर दिया जाए, बल्कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जहां केमिकल यूज लास्ट रिजॉर्ट होता है। इस व्हील के सेक्शंस को देखिए। सबसे पहले आती हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे डीप समर प्लाविंग करना ताकि सॉइल में छुपे लार्वे मर जाएं, या क्रॉप रोटेशन करना ताकि पेस्ट साइकिल टूट जाए। उसके बाद आते हैं मैकेनिकल मेथड्स, जैसे लाइट ट्रैप्स या फेरोमोन ट्रैप्स लगाना, जो इंसेक्ट्स को बिना केमिकल्स के पकड़ते हैं। फिर आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसमें हम दुश्मन के दुश्मन को यूज करते हैं, जैसे ट्राइकोग्रामा, एक फ्रेंडली इंसेक्ट, या नीम बेस्ड फॉर्मुलेशंस। जब ये सब फेल हो जाएं, तभी हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से केमिकल कंट्रोल यूज करते हैं। रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से पुराना इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 अब पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल से रिप्लेस किया जा रहा है, ताकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मॉडर्न बनाया जा सके और सीआईबीआरसी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जा सके। आईपीएम का लक्ष्य इराडिकेशन नहीं, बल्कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना है। अब हम प्रोडक्शन प्रोसेस की एफिशिएंसी पर फोकस करेंगे, जो है फार्म मैकेनाइजेशन। इंडिया में मैकेनाइजेशन का लेवल सिर्फ 40 से 45% है, जो कि डेवलप्ड नेशंस जैसे यूएसए, जहां 95% है, उसके मुकाबले बहुत कम है। इस डिस्पैरिटी को लेफ्ट साइड वाले बार ग्राफ में देखिए। यूएसए और चाइना की टॉल बार्स के सामने इंडिया का ब्लू बार बहुत छोटा है, और जो ग्रोथ कर्व है वो भी स्लो है। इसका सबसे बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल कारण है हमारा लैंड होल्डिंग साइज। इंडिया में एवरेज फार्म साइज सिर्फ 1.08 हेक्टेयर है। सोचो जरा, क्या एक छोटा किसान जिसके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन है, वो 10 लाख का ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इंडिविजुअल ओनरशिप इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, लेकिन बिना मैकेनाइजेशन के इनपुट कॉस्ट हाई रहती है और प्रोडक्टिविटी लो। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए सरकार सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन या SAMA लेकर आई, जो ओनरशिप की जगह एक्सेस पर फोकस करता है। इस मॉडल को समझने के लिए राइट साइड में CHC ऑपरेशनल फ्लो मॉडल देखिए। इसे हम एग्रीकल्चर का उबराइजेशन कहते हैं। सिंपल है, जैसे आपको कार चलाने के लिए कार खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उबर बुक करते हैं, वैसे ही किसान को अब महंगी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 में देखिए, किसान एक फार्मर ऐप के जरिए मशीन बुक करता है। स्टेप 2 में ये रिक्वेस्ट कस्टम हायरिंग सेंटर CHC या हब के पास जाती है। ये CHC एक तरह का इक्विपमेंट बैंक है, जहां ट्रैक्टर्स, ड्रोन्स और हार्वेस्टर्स अवेलेबल होते हैं। यहां इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मशीन का हाई कॉस्ट मल्टीपल यूजर्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे छोटे किसान के लिए हाईटेक मशीन यूज करना अफोर्डेबल हो जाता है। स्टेप 3 में सर्विस डिलीवर होती है, जैसे ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया स्प्रेइंग या रोटावेटर से जुताई। और फाइनली स्टेप 4 में डिजिटल पेमेंट होता है।
इस मॉडल के थ्रू हम एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे स्टबल मैनेजमेंट के लिए हैप्पी सीडर या क्रॉप असेसमेंट के लिए ड्रोन्स को हर खेत तक पहुंचा सकते हैं। ये अप्रोच न सिर्फ लेबर शॉर्टेज को टैकल करती है, बल्कि सीड जोन फर्टिलाइजर की 15 से 20% सेविंग भी इंश्योर करती है, क्योंकि मशीन्स मैनुअल लेबर से ज्यादा प्रिसाइज होती हैं। मैकेनाइजेशन के बाद एग्रीकल्चर का सबसे वाइटल रिसोर्स है पानी। स्लाइड 5 इरिगेशन स्टेटस और वाटर एफिशिएंसी का एक रियलिस्टिक ऑडिट प्रेजेंट करती है। इंडिया का नेट सोन एरिया लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर्स है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी सिर्फ 48 to 50% एरिया ही इरिगेटेड है। बाकी आधा भारत अभी भी रेन फेड फार्मिंग पर निर्भर है, जो मॉनसून के फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होता है। इंडिया इरिगेशन सोर्स मैप को देखिए। जोन ए पंजाब और हरियाणा में ब्लू लाइंस ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन को दर्शाती हैं, जबकि जोन बी में कनाल नेटवर्क्स हैं। पाई चार्ट ये क्लियर करता है कि हम ग्राउंड वाटर पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट हैं। 62% इरिगेशन ट्यूबवेल्स से होती है। ये एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, क्योंकि एक्वेफर्स सूख रहे हैं। लेकिन असली समस्या सिर्फ पानी की कमी नहीं, बल्कि पानी की बर्बादी है। राइट साइड में वाटर यूज एफिशिएंसी ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ इंडिया की एफिशिएंसी को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से कंपेयर करता है। इजराइल जहां 80 to 90% एफिशिएंसी है, वहीं इंडिया सिर्फ 35 to 38% पर अटका हुआ है। इसका बड़ा कारण है फ्लड इरिगेशन की डोमिनेंस, जिसे ग्राफ के नीचे दिखाया गया है। खेत को पूरा पानी से भर देने से ना सिर्फ पानी वेस्ट होता है, बल्कि मिट्टी में सलिलिगी यानी खारापन बढ़ती है। यहां एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आता है गैप एनालिसिस। ग्राफ के राइट में देखिए, आईपीसी इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड और आईपीयू इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड के बीच में एक बड़ा अंतर है। इसका मतलब है कि हमने डैम्स जो सोर्स हैं वो तो बना दिए, लेकिन पानी को खेत तक पहुंचाने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी या फील्ड चैनल्स, जिसे कमांड एरिया डेवलपमेंट कहते हैं, उसे मिस कर दिया। पानी डैम में है, पर किसान के खेत तक नहीं पहुंच रहा। कॉन्सिक्वेंसेस साफ हैं: लो वाटर यूज एफिशिएंसी, सॉइल डिग्रेडेशन और वाटर क्राइसिस। इस गैप को ब्रिज करने के लिए हमें फ्लड इरिगेशन से मूव करके माइक्रो इरिगेशन की तरफ जाना होगा, जहां हम पानी को वॉल्यूम में नहीं, बल्कि नीड बेस्ड सप्लाई करते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि इरिगेशन सिस्टम फ्रैगमेंटेड और इनएफिशिएंट है। इस फ्रैगमेंटेशन को खत्म करने के लिए सरकार ने एक अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च की, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। स्लाइड के लेफ्ट साइड में जो टेम्पल स्ट्रक्चर बना है, वो इस स्कीम के 4 स्तंभों पिलर्स को दर्शाता है। ये स्कीम अलग अलग मिनिस्ट्रीज जैसे जल शक्ति, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट को एक साथ लाती है। पहला पिलर है AIBP, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इसका काम है बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स और कैनाल्स को कंप्लीट करना। दूसरा पिलर हर खेत को पानी, फिजिकल एक्सेस पर फोकस करता है, यानी माइनर इरिगेशन और वाटर बॉडीज को रिस्टोर करना, ताकि हर खेत तक पानी पहुंचे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पिलर है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसका फोकस डिस्ट्रीब्यूशन से हटकर एफिशिएंसी पर है, जिसमें माइक्रो इरिगेशन शामिल है। चौथा पिलर है वाटरशेड डेवलपमेंट, जो रेनफेड एरियाज में मिट्टी और नमी को बचाने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सोर्स टू रूट इंटीग्रेशन, जिसे राइट साइड वाले फ्लो चार्ट से समझाया गया है। पहले क्या होता था, डैम बन जाता था पर नहर नहीं बनती थी। PMKSY में एंड टू एंड सोल्यूशन है। विजुअल फ्लो को फॉलो करें। सबसे पहले सोर्स क्रिएशन, रिवर लिफ्ट या डैम होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आता है। नोटिस कीजिए कि यहाँ लाइन्ड कैनाल्स दिखाई गई हैं। कच्ची नहरों में सीपेज से पानी वेस्ट होता था, पर लाइन्ड कैनाल सीपेज रोकती हैं। देखो, रेड क्रॉस वर्सेस ग्रीन टिक। फाइनली पानी फील्ड एप्लीकेशन तक पहुंचता है, जहां प्रिसिजन फार्मिंग सिस्टम्स, ड्रिप या स्प्रिंकलर यूज होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान्स या DIP। टॉप डाउन अप्रोच की जगह हर डिस्ट्रिक्ट अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान बनाता है, जिसे बाद में स्टेट और नेशनल प्लान्स में इंटीग्रेट किया जाता है। वेरी गुड। ये डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर करता है कि लोकल वाटर बॉडीज और टोपोग्राफी को ध्यान में रखकर प्लानिंग हो, न कि दिल्ली में बैठकर। इस तरह PMKSY पानी के सोर्स से लेकर प्लांट की रूट तक एक सीमलेस कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। PMKSY के 2 सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स, माइक्रो इरिगेशन और वाटरशेड मैनेजमेंट को अब हम डिटेल में समझेंगे। स्लाइड के लेफ्ट साइड में माइक्रो इरिगेशन का टेक्निकल कंपैरिजन है। ऊपर वाले विजुअल में फ्लड इरिगेशन दिखाया गया है।
देखिए कैसे पानी पूरे खेत में भरा हुआ है। इससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक, डीप पर्कुलेशन वेस्टेज, पानी जरूरत से ज्यादा नीचे चला जाता है। और दूसरा, इवेपोरेशन से सरफेस पर सॉल्ट क्रस्ट बन जाता है, जो मिट्टी को बंजर बनाता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में नीचे ड्रिप सिस्टम को देखिए। यहाँ पाइप्स का जाल है जो पानी को सीधा रूट जोन में ड्रॉप बाय ड्रॉप डिलीवर कर रहा है। इसका रिजल्ट, पानी का इवेपोरेशन कम, वीड्स यानी घास फूस की ग्रोथ कम क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलता, और एफिशिएंसी सीधा 80 से 90% तक जंप करती है। स्प्रिंकलर्स वहां यूज होते हैं जहां जमीन अनइवन हो, पर ड्रिप सबसे एफिशिएंट है। इस एक्सपेंशन को फंड करने के लिए नाबार्ड के साथ माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया है। अब राइट साइड में वाटरशेड मैनेजमेंट के मॉडल को देखिए, जो ड्राई लैंड एरियाज के लिए संजीवनी है। इसका कोर प्रिंसिपल है रिज टू वैली अप्रोच। रिज मतलब पहाड़ की चोटी और वैली मतलब निचला हिस्सा। सिंपल फिजिक्स है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। अगर हम पानी को ऊपर ही रोक लें तो वो तेजी से बहकर मिट्टी का कटाव यानी इरोजन नहीं करेगा और जमीन के अंदर रिसेगा, रिचार्ज करेगा। विजुअल में देखिए कैसे सबसे ऊपर पेड़ लगाए गए हैं, कैचमेंट एरिया। फिर ढलान पर कॉन्टोर बंडिंग की गई है ताकि पानी की स्पीड ब्रेक हो। उसके नीचे चेक डैम्स हैं जो पानी को स्टोर करते हैं और एक्वेफर्स को रिचार्ज करते हैं। सबसे नीचे फार्म पॉन्ड है जो बचा कुचा पानी कलेक्ट करता है। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच सिर्फ इरिगेशन नहीं है, ये सॉइल कंजर्वेशन और बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन भी है। फ्लो रिडक्शन और स्टोरेज एंड रिचार्ज के कॉम्बिनेशन से हम रेन फेड एरियाज में भी ड्रॉट प्रूफ फार्मिंग कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर दर्शाता है कि हमें पानी को सिर्फ यूज नहीं करना है बल्कि मैनेज करना है। अपनी लर्निंग जर्नी के आखिरी पड़ाव में हम एनर्जी और वाटर के गहरे संबंध को समझेंगे, जिसे एनर्जी वाटर नेक्सस कहा जाता है। इंडिया में खेती और बिजली का रिश्ता बहुत कॉम्प्लेक्स है। फार्मर्स को अक्सर मुफ्त या सब्सिडाइज्ड बिजली मिलती है, जिसके कारण वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकालते हैं। इस विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए पीएम कुसुम स्कीम लॉन्च की गई। इसका मोटो है अन्नदाता टू ऊर्जादाता, यानी किसान सिर्फ अनाज नहीं, अब ऊर्जा यानी एनर्जी भी पैदा करेगा। इस स्कीम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो स्लाइड की लेफ्ट साइड में विजुअलाइज्ड हैं। कंपोनेंट ए फोकस करता है बैरन लैंड पर। यहाँ किसान अपनी बंजर जमीन पर डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट्स लगा सकता है, 0.5 से 2 मेगावाट तक। ये जमीन जो पहले बेकार थी, अब इनकम फ्रॉम फैलो लैंड का जरिया बन गई है। कंपोनेंट बी रिमोट फील्ड्स के लिए है, जहां ग्रिड की बिजली नहीं पहुंची है। यहां डीजल पंप्स को रिप्लेस करके स्टैंड अलोन सोलर पंप्स लगाए जा रहे हैं। विजुअल में देखिए कैसे डीजल इंजन पर क्रॉस लगा है। इसका मतलब डीडीजलाइजेशन, जो एनवायरनमेंट और कॉस्ट दोनों के लिए फायदेमंद है। कंपोनेंट सी सबसे स्ट्रेटेजिक है, ग्रिड कनेक्टेड पंप्स का सोलराइजेशन। पहले किसान दिन रात पंप चलाता था क्योंकि बिल फ्लैट रेट था। अब उसके पास सोलर पैनल्स हैं और नेट मीटरिंग है। दिन में सोलर पंप चलता है और अगर पानी की ज़रूरत नहीं है तो वही सोलर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को वापस बेच दी जाती है। राइट साइड में कॉजल लूप डायग्राम इस स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट को समझाता है। इस सर्कल को फॉलो करें। जब फार्मर के पास सरप्लस पावर सेल करने का ऑप्शन होता है तो उसकी इनकम बढ़ती है। ये इनकम उसके लिए एक इंसेंटिव बन जाती है कि वो पानी कम वेस्ट करे। पंप लेस, सेल मोर। जब वो पंप कम चलाता है तो ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी एंश्योर होती है। साथ ही डिस्कॉम्स, बिजली वितरण कंपनियां जो सब्सिडी के बोझ तले दबी हैं, उनका बर्डन कम होता है। इस तरह पीएम कुसुम सिर्फ एक एनर्जी स्कीम नहीं है, ये वाटर कंजर्वेशन और रूरल इकोनॉमी का एक मास्टर स्ट्रोक है जो एग्रीकल्चर को इरेटिक ग्रिड पावर से डीकपल करता है और फार्मर को एंटरप्रेन्योर बनाता है।